महेंद्र के पैर छूती है और कहती है, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद की वजह से ही मेरी बेटी की शादी इतनी अच्छी तरह से हो पा रही है। और देखिए आपने यहाँ भी अपनी वो ठंडक वाली मशीन लगा दी, मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो ये ठंडक भी इन्हीं लोगों की देन है। वो लोग शादी को एंजॉय करते हैं और रात को घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन राधिका की माँ यशोदा का फोन आता है और वो राधिका से कहती है, बेटा राधिका तू कैसी है, हम तुझसे मिलने आ रहे हैं। तेरे बापूजी अंकित और शीला भी साथ आ रहे हैं। हाँ माँ आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। थोड़ी देर बाद राधिका के मायके वाले पहुंचते हैं। जैसे ही वो झोपड़ी नुमा घर को बाहर से देखते हैं उनके चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? बाहर तो लू चल रही है और अंदर जैसे हम शिमला आ गए हो। राधिका ये सब क्या है? माँ ये मेरा ससुराल है, बाहर से झोपड़ी पर अंदर से 50 AC वाला घर। नाश्ते के बाद यशोदा राधिका को कमरे में ले जाती है। तब यशोदा राधिका से कहती है, बेटा तू तो बड़ी खुश नसीब निकली, लेकिन मुझे एक बात बता, ये लोग गरीब होने के बाद इतने महंगे और अलग अलग तरह के AC कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये पैसा कहाँ से आता है? राधिका मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ ऐसा है जो तू नहीं जानती और हम भी नहीं जानते। थोड़ी देर बातें करने के बाद राधिका की माँ और भाभी वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूरा परिवार बाजार पहुंचता है। जैसे वो गाड़ी से उतरते हैं गर्म हवा के थपेड़े उन्हें झुलसाने लगते हैं। राधिका का बुरा हाल है, उसका गला सूख रहा है, लेकिन उसने गौर किया कि महेंद्र और शारदा भी गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं। तभी महेंद्र कहता है, उफ, ये गर्मी तो जान ले लेगी। जल्दी करो शारदा, जल्दी जल्दी सब्जियां और राशन खरीदो। मुझसे ये गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। हाँ बस हो गया। सौम्या तूने अपनी किताबें ले ली, जल्दी चलो, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं भट्टी में खड़ी हूँ। कितनी अजीब बात है ये। इनके घर में 50 AC लगे हैं, लेकिन बाहर आते ही ये लोग ऐसे तड़प रहे हैं जैसे इन्होंने कभी धूप देखी ही ना हो। वो लोग जल्दी जल्दी सामान समेटकर अपनी जीप की तरफ भागते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाते हैं। घर आकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत घर के बाहर आती और आवाज देकर महेंद्र को बुलाती है और कुछ पैसे देते हुए कहती है, बाबूजी क्या इतने पैसे में मुझे AC मिल सकता है? हाँ हाँ बहन चिंता मत करो, तुम्हें AC मिल जाएगा। सौम्या AC लाकर दे दो इन्हें। ये सुनकर सौम्या AC लाने घर के अंदर जाती है और एक AC लाकर उस औरत को दे देती है। सौम्या देखती है कि वो टूटे हुए मटके और पुराने प्लास्टिक के पंखों से बना एक अजीब सा ढांचा है। वो देखने में किसी कबाड़ जैसा है, लेकिन जैसी सौम्या उसे प्लग में लगाती है उससे निकलने वाली हवा किसी बड़े ब्रांड के AC को मात दे रही है। औरत वो मशीन लेकर खुशी खुशी चली जाती है। राधिका ये सब देख रही है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं है। वो तरुण के पास जाती है और कहती है, तरुण ये सब क्या है? क्या हम AC बेचते हैं? क्या हमारे घर पर AC की दुकान है? और वो मशीन, वो तो मटकों से बनी थी, फिर भी इतनी ठंडी हवा। मैंने कहा था ना, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, अभी तो तुम आराम करो। ऐसा कहकर राधिका की बात को टाल देता है और राधिका अपने मन में ढेर सारे सवाल लिए सो जाती है। अगले दिन सुबह जब राधिका उठती है तो वो देखती है कि सौम्या हॉल में अपना ट्राइपॉड लगाकर मोबाइल से वीडियो बना रही है। वो उसे बड़े उत्साह से कैमरे के सामने बोल रही है, तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा नया मिट्टी कूल AC मॉडल। ये सिर्फ 2 यूनिट बिजली खाता है और आपके बड़े से कमरे को शिमला बना सकता है। अगर आप भी इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। यह देखकर राधिका को आश्चर्य होता है। वो सौम्या के पास जाती है और कहती है, सौम्या ये क्या कर रही हो तुम? ब्लॉग बना रही हो? राधिका की बात सुनकर सौम्या वीडियो पॉज करती है और कहती है, हाँ भाभी, मेरा अपना YouTube चैनल है देसी जुगाड़ इंजीनियर। मैं अपने इस चैनल पर अलग अलग तरह के AC के बारे में बताती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है सौम्या। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में राधिका घर के बगीचे में टहल रही है। तभी तरुण के फोन पर एक कॉल आता है। वो पास ही खड़ा है और फोन स्पीकर पर है। हेलो तरुण जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका वो नया प्रोजेक्ट 7 बहुत पसंद आया है। क्या आप मुझे वो बनाकर दे सकते हैं? मैं आपको इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। लाखों का कॉन्ट्रैक्ट है ये। जी सर, अगर आप इसे बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए बनवाना चाहते हैं तो कल मेरी फैक्ट्री में मिलिए। ऐसा कहकर तरुण फोन काट देता है। तब राधिका कहती है, तरुण किसका फोन था? कौन से प्रोजेक्ट की बात चल रही थी? और ये फैक्ट्री? हमारे पास कोई फैक्ट्री भी है। तुम तो कह रहे थे कि तुम एक मामूली इंसान हो। अरे डार्लिंग, इतनी जल्दी सब कुछ जानने की क्या जरूरत है? कल तो मेरे साथ फैक्ट्री चलना, तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से दिख जाएगा। ऐसा कहकर एक बार फिर तरुण बात को टाल देता है। गार्डन में घूमने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात के खाने के समय तरुण सबको बताता है, नया प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है और कल सुबह हम सभी को फैक्ट्री जाना है और आज मुझे उस कमरे में जाकर अपना काम पूरा करना है।
खाना खाने के बाद तरुण खड़ा होता है और उस रहस्यमय कमरे की ओर बढ़ता है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, और जाते हुए वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं अब अपने रूम में जा रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। ऐसा कहकर तरुण उस कमरे के अंदर चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। उसके जाने के बाद राधिका अपनी सास से कहती है, माँ जी अब तो बता दीजिए उस कमरे के पीछे आखिर क्या है? पूरी रात तरुण वहाँ क्या करता है? बेटा बस कुछ घंटों की बात और है, कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब जाकर सो जाओ। शारदा के ऐसा कहने पर राधिका अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन पूरी रात राधिका को नींद नहीं आती। उसे उस बंद कमरे से कभी ड्रिल मशीन की आवाज आती है तो कभी कुछ ठोकने पीटने की। सुबह सभी लोग हॉल में बैठे थे, तभी दरवाजा खुलता है और तरुण बाहर आता है और कहता है, माँ टास्क कंप्लीट हो गया है, चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, हमें फैक्ट्री के लिए निकलना है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार जीप में बैठता है। गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में एक छोटी सी शेड वाली बिल्डिंग है। बाहर से एक पुराना गोदाम जैसा दिखता है। जैसे वो जीप से उतरते हैं राधिका देखती है कि वहां कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। ये देखकर राधिका हैरान होकर पूछती है, ये है आपकी फैक्ट्री? हाँ राधिका, ये हमारी फैक्ट्री है, अंदर आओ। सभी लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर राधिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां कतार में अलग अलग तरह के एसी रखे हुए हैं। कोई पुरानी अलमारी से बना है, कोई सीमेंट की बोरियों और घास से, और कोई मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों से। वहां एक कोना जैसा है जहां पुरानी फ्रिजों के ढेर लगे हैं। तभी बाहर एक आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत ही अमीर और सूट बूट वाला आदमी उतरता है और राधिका के ससुर के पास आकर कहता है, नमस्कार महेंद्र जी। तरुण बेटा, क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? हाँ सर, ये लीजिए आपका हाइब्रिड सोलर एसी। हमने एक पुरानी फ्रिज की बॉडी में मोटर और पंखा फिट करके इसे बनाया है। ये बिना बिजली के सिर्फ धूप से चलता है। कमलेश उस मशीन को देखता है और हैरान रह जाता है। वो तुरंत अपनी जेब से एक चेक बुक निकालता है और एक बहुत बड़ा अमाउंट भरकर तरुण को थमाते हुए कहता है, तरुण, तुम्हारा ये काम वाकई सराहनीय है। तुम्हारी वजह से उन गरीबों को भी एसी में रहने का सुख मिलेगा जो बिजली का बिल नहीं भर सकते। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। धन्यवाद। ऐसा कहकर वो कमलेश अपनी गाड़ी में एसी रखवा कर चला जाता है। राधिका अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो गुस्सा होते हुए सभी से कहती है, बस बहुत हो गया, अब मुझे सच जानना है, ये सब क्या ड्रामा है? आप लोग इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, लाखों के चेक ले रहे हैं, फिर भी वो फटी पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। आप लोग कौन हैं और ये सब छुपा क्यों रहे हैं? राधिका शांत हो जाओ, चलो अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। तरुण राधिका का हाथ पकड़ता है और उसे फैक्ट्री के कोने में ले जाता है जहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। तस्वीर एक बहुत ही सुंदर लड़की की है जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। ये मेरी बड़ी बहन साधना है। 10 साल पुरानी बात है। उस समय बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। तरुण का परिवार उस वक्त वाकई बहुत गरीब था। वो एक झोपड़ी में रहते थे जहां हवा का नामो निशान नहीं था। साधना को तेज बुखार था और गर्मी की वजह से उसका शरीर तप रहा था। पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कोई तो पंखा ला दीजिए, इतनी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुझे कोई पंखा लाकर दे सके, हमें माफ करना। उस दिन तापमान 48 डिग्री था। साधना दीदी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। गर्मी की वजह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन हमने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि हमारे पास उसे ठंडक देने के साधन नहीं थे। उसी दिन मैंने फैसला किया था कि मैं ऐसी इंजीनियरिंग करूंगा जिससे किसी भी गरीब को गर्मी की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। मैंने बहुत पढ़ाई की, स्कॉलरशिप जीती और गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर बना। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों से करोड़ों के ऑफर आए, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन कंपनियों में जाता तो मैं सिर्फ अमीरों के लिए एसी बनाता। मैंने तय किया कि मैं अपने घर को वर्कशॉप बनाऊंगा। हम मिट्टी के घर में इसलिए रहते हैं क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है और ये गरीबों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। हम बाहर से झोपड़ी इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी गरीब हमारे पास आने से डरे नहीं। अगर हम आलीशान बंगला बना लेते तो क्या वो औरत 500 रुपए लेकर हमारे पास आ पाती? हमने अमीरी इसीलिए छुपाई बहू, ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और उन लोगों की मदद कर सके जिन्हें सच में जरूरत है। और वो रहस्यमयी कमरा भाभी, वो भैया की लैब है। वहाँ तो रात भर नए नए जुगाड़ वाले मॉडल डिजाइन करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी मूर्ख थी जो आप लोगों को गरीब समझकर कोस रही थी। मुझे तो गर्व होना चाहिए कि मैं इस घर की बहू। आप लोग तो फरिश्ते हैं। फरिश्ते नहीं राधिका, बस अपनी बहन को खोने का दर्द जानते हैं। अब चलो घर चलते हैं। अभी 51वां एसी डिजाइन करना है और इस बार उसमें तुम मेरी मदद करोगी। यह सुनकर राधिका मुस्कुराती है। अगले कुछ दिन राधिका के लिए किसी ट्रेनिंग कैंप जैसे थे। वो अब बल्कि दोपहर के समय तरुण के साथ उस रहस्यमय कमरे यानी लैब में बैठती थी। वो मटकों को सही क्रम में लगाना, खस की घासों को जाली में फिट करना और मोटर के कनेक्शन समझना सीख रही थी। सौम्या भी अपने ब्लॉग्स में अब राधिका को न्यू इन्वेंटर भाभी के रूप में पेश करने लगी थी, जिससे उनके चैनल की लोकप्रियता और बढ़ गई। तभी एक दोपहर घर के बाहर शोर सुनाई देता है।
गांव के प्रधान और कुछ बड़े लोग महेंद्र जी के पास आते हैं और कहते हैं, आइए प्रधान जी, इतनी दोपहर में कैसे कष्ट किया, बैठिए, मैं ठंडा पानी मंगवाता हूँ। अरे महेंद्र भाई, हमारे गांव का जो सरकारी स्कूल है उसकी छत सीमेंट की है, बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। मास्टर जी कह रहे हैं कि स्कूल बंद करना पड़ेगा क्योंकि वहां बैठना नामुमकिन है। हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हर क्लास में एसी लगवा सके। क्या आपका जुगाड़ वहां काम आ सकता है? अरे क्यों नहीं प्रधान जी, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। राधिका, सौम्या, चलो अपना सामान उठाओ, आज हमें एक स्कूल को शिमला बनाना है। पूरा परिवार और उनके कुछ वर्कर्स स्कूल पहुंचते हैं। राधिका ने पहली बार देखा कि तरुण का काम सिर्फ मशीनों बनाना नहीं बल्कि आर्किटेक्चर को समझना भी था। उसने स्कूल की छतों पर मिट्टी के खाली मटके उल्टे करके रखवाए और उन पर चूने का लेप लगवाया। खिड़कियों पर उसने राधिका की मदद से खस के पर्दे लगवाए जिनमें छोटी पाइपलाइन से पानी गिर रहा था। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद स्कूल का तापमान बाहर से 15 डिग्री कम हो गया। बच्चे जो कल तक पसीने से तरबतर थे अब चैन से पढ़ाई कर रहे थे। तरुण, देखो बच्चों के चेहरे की मुस्कान, ये देखकर जो सुकून मिल रहा है वो शायद करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं मिलता। अपना काम पूरा करके सभी लोग घर आ जाते हैं और अगले दिन राधिका के मायके से एक और कॉल आता है। अंकित घबराते हुए कहता है, राधिका जल्दी घर आ जा, बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, लू लग गई है उन्हें और घर में इतनी तपन है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें तुरंत किसी ठंडी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। क्या भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं और तरुण अभी आ रहे हैं। माँ से कहो हिम्मत रखें। ये सारी बातें सुनकर तरुण और राधिका तुरंत अपनी जीप में 2 मिट्टी के कूल एसी और कुछ उपकरण लेकर राधिका के मायके पहुंचते हैं। वहां का मंजर भयानक है। टीन की छत आग उगल रही है और रामू जी बेसुध पड़े हैं। यशोदा और शीला रो रही हैं। तभी तरुण से कहता है, अंकित भाई, आप इन्हें बाहर नीम के पेड़ के नीचे ले जाइए, तब तक मैं इस कमरे का इलाज करता हूँ। राधिका, तुम घास की चटाइयां गीली करो। तरुण ने फुर्ती से खिड़की पर अपना बनाया हुआ विंडो कूलर फिट किया और छत पर सफेद रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर दी। आधी घंटे के अंदर कमरे की लू गायब हो गई और वहां ठंडी सौंधी मिट्टी की महक वाली हवा चलने लगी। रामू को जब उस कमरे में लाया गया तो उनकी उखड़ी हुई सांसें स्थिर होने लगी। तब रामू बोले, ये स्वर्ग कहाँ से आ गया, इतनी ठंडक? ये स्वर्ग नहीं जी, ये आपके दामाद का कमाल है। राधिका, तू सच कह रही थी, तेरा ससुराल वाकई अनमोल है। तरुण, आज तुमने मेरे पिता की जान बचाई है, तुम सच में एक महान इंजीनियर हो। अरे अंकित भाई, बड़ा वो नहीं जो डिग्री लेकर बड़े ऑफिस में बैठे, बड़ा वो है जो अपनी डिग्री का इस्तेमाल करके अपनों और समाज के आंसू पोंछने के लिए अपना काम करे। अब राधिका के ससुराल वाले नए कूलर से बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद राधिका और तरुण घर वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ महीने और बीत जाते हैं। राधिका पूरी तरह से इस बिजनेस और मिशन का चेहरा बन चुकी थी। एक दिन एक बड़ी न्यूज चैनल की टीम उनके 50 एसी वाले घर का इंटरव्यू लेने आती है। पूरी दुनिया हैरान थी कि कैसे मिट्टी के घर में बिना हजारों के बिजली के बिल के इतनी ठंडक हो सकती है। तभी रिपोर्टर कहता है, नमस्ते दोस्तों, आज हम खड़े हैं एक ऐसी झोपड़ी के सामने जिसे लोग चमत्कारी घर कह रहे हैं। यहाँ 50 अलग अलग तरह के स्वदेशी एसी लगे हुए हैं। आइए मिलते हैं इसके मास्टरमाइंड तरुण और उनकी पत्नी राधिका से। इंटरव्यू के दौरान तरुण ने अपनी बहन साधना की कहानी सुनाई जिसे सुनकर करोड़ों लोग भावुक हो गए। राधिका ने कैमरे के सामने आकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, अक्सर हम सुख सुविधाओं को अमीरी से जोड़ते हैं, लेकिन असली अमीरी वो है जो सबको साथ लेकर चले। हमारे घर में 50 एसी इसलिए नहीं है कि हमें ऐश करनी है, बल्कि इसलिए है ताकि हम 50 अलग अलग तकनीकों को टेस्ट कर सके और उन्हें गरीबों तक पहुंचा सके। हमारा घर एक लैब है और हमारी जिंदगी एक मिशन। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राधिका और तरुण अपने घर की छत पर बैठे हैं। तरुण, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं नदी पर कपड़े धोते हुए रो रही थी और भगवान को कोस रही थी। मुझे तब पता नहीं था कि भगवान मुझे ऐसी जगह भेजेंगे जहां मैं खुद दूसरों के लिए ठंडक का रास्ता बन जाऊंगी। और मुझे पता नहीं था कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिलेगी जो मेरी साधना दीदी के अधूरे सपने को अपना बना लेगी। राधिका, अब तो तुम्हें इस बाहर से झोपड़ी वाले घर से कोई शिकायत नहीं है ना? शिकायत? तरुण, अब अगर कोई मुझे महल भी दे तो मैं उसे ठुकरा दूंगी, क्योंकि इस मिट्टी की सौंधी महक और इन 50 एसी की ठंडक में जो सुकून है वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं। तभी सौम्या दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में सिल्वर प्ले बटन है जो यूट्यूब से आया है। सौम्या वो दिखाते हुए कहती है, भैया भाभी देखिए, हमारा चैनल हिट हो गया। अब हमारे पास और भी ज्यादा फंड्स हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए। तभी महेंद्र और शारदा भी वहां आते हैं और अपने बच्चों की कामयाबी देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ थामे खड़ा है। बाहर भले ही धूप हो, लेकिन उस घर के अंदर और उन सब के दिलों में अब हमेशा के लिए शांति। और अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देख ली है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो